तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं MCQs हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज। कौन सा पेपर था? 2019। ओके 2019 EC का पेपर, ECE। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ओके कैपेसिटेंस बोल रहा है कि हमारा 250 पिकोफेरेड का प्रोड्यूसेस रेजोनेंस विद अ कॉइल एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी दी है। इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? रेजोनेंस क्रिएट करता है। ओके वाइल एट सेकंड हार्मोनिक ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी के सेकंड हार्मोनिक पे रेजोनेंस इज प्रोड्यूस बाय कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफेरेड। और सेकंड हार्मोनिक पे, मतलब बोलो तो फर्स्ट हार्मोनिक पे ये 250 पिकोफेरेड वाला हमारा रेजोनेंस क्रिएट करता है। लेट मी इरेज दिस। एंड उसका उल्टा वो बोल रहा है कि हमारा सेकेंड हार्मोनिक पे, ये क्या है? हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक पे हमारा 50 पिकोफेरेड वाला रेजोनेंस, ये दोनों रेजोनेंस हमारे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा था सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ द कॉइल विल बी, मतलब अगर वो कभी सेल्फ कैपेसिटेंस जैसे यहाँ बात कर रहा है, करता है तो वहाँ पे n क्या है हमारा? n इक्वल टू डबल फ्रिक्वेंसी के लिए सेकेंड हार्मोनिक की बात हुई तो यहाँ n इक्वल टू यूज़ करेंगे। तो CD जो हमें निकालना है सेल्फ कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला लगाएंगे C1 माइनस n स्क्वायर C2 और अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है। तो ये क्या बन गया? n को वैल्यू लगा देंगे तो C1 माइनस 4C2 और अपॉन 4 माइनस 1 3। तो C1 माइनस 4C2 अपॉन 3। तो ये डायरेक्ट मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके तो यहाँ 250 माइनस C2 हमारा क्या है? ये C1 है, ठीक है, ये C1 है आपका और ये C2 है 50 पिकोफेरेड। तो 250 माइनस 4 इंटू 50 मतलब 50 इंटू 16.67 पिकोफेरेड आ गया। ये आ गया A। ये तो हमारा एक डायरेक्ट मेथड है जब हमें क्या निकालना हो? सेल्फ कैपेसिटेंस। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ तो फिर आसानी से, ठीक है। यहाँ पे इसकी कोई बात ही नहीं है फ्रीक्वेंसी की, ये याद रखना है। ऑल्टरनेट मेथड फिर वही है कि कॉइल विद सेल्फ कैपेसिटेंस, तो एक कॉइल है L, उसका सेल्फ कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये अलग से हमारा है कैपेसिटेंस, इसकी दो वैल्यू हैं, एक बार 250 एक बार 50। तो फिर वो पूरा अलग मेथड है। ओके एक बार ये फ्रिक्वेंसी लगाई तो उसमें 250 हमने यूज़ किया है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और उस 250 जो कैपेसिटेंस की वैल्यू यूज़ करी है तो उसके संग मैं बोलूँ तो ओके उसके संग ये CS हमने लिखा है। फिर दूसरी सेकेंड हार्मोनिक की लगाई है, यहाँ पे हमें L इसमें भी नहीं पता है, L इसमें भी नहीं पता था, है ना। सेकेंड हार्मोनिक के लिए लगाया, वहाँ पे भी L नहीं पता है, पर वहाँ पे हमने 50 पिकोफेरेड यूज़ किया है। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो L से L कट जाएगा, बाकी जो कट रहा होगा केवल CS बचेगा, तो CS हम निकाल लेंगे। तो ये दूसरा तरीका हुआ। और पहला तरीका तो ये हमने देखा है कि ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, D मतलब कितने हार्मोनिक की बात हो रही है वो। ओके तो CD मतलब n इक्वल टू 2 यहाँ पे लगाएंगे, तो C1 माइनस n स्क्वायर C2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो सेल्फ कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये लगाएंगे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स की अगर बात कर रहा है तो वो हमारा होगा, क्या होगा? b माइनस n प्लस 1। ओके तो इसमें L इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स b माइनस n प्लस 1 रहता है। अब असल में देखा जाए तो ये ऐसा नहीं रहता, ये क्या रहता है? b माइनस और n माइनस 1 होता है। b हमारा क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेज, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और L हमारा टोटल नंबर ऑफ लिंक्स। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स निकालने के लिए b माइनस ब्रांचेस माइनस n माइनस 1, बट क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ऑप्शन ए करेक्ट हमारा, b माइनस n प्लस 1। तो इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको b की वैल्यू दे देगा, ओके n की वैल्यू दे देगा और l पूछ लेगा, या फिर इन तीनों में से कोई भी दो देगा और तीसरी आपसे पूछ लेगा। ये कर सकता है, ये दिया ब्रांच पूछ लिया। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, किसका है? ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है ये, b माइनस n प्लस 1। उसके बाद ABCD पैरामीटर की बात कर रहा है, मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर। A और C यहाँ पे क्या कहलाते हैं ये हमें बताना है। A B C D हमारे पैरामीटर हैं, तो इनकी जो बेसिक इक्वेशन होती है वो लिखी है ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें हम इधर V1 के टर्म में लिखते हैं, इधर I1 के टर्म में लिखते हैं। ओके तो ये V2 और I2 और ये V2 और ये I2। तो इसको कैसे करते हैं? इक्वेशन से, इक्वेशन पहले आपको याद करनी है। इक्वेशन से लिखने का तरीका तो आसान है, जैसे कि अगर आपको A लिखना है तो A लिखने के लिए क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2, और जब आप I2 को 0 लिख लोगे तो हमारा उस समय B कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो B कैंसिल हो गया, I2 0 हो गया, तो और ये V2 उधर चला गया, तो A V1 बाई V2 आ गया। ओके तो A हमारा क्या बता रहा है? V2 बाई V1 क्या होता है? वोल्टेज रेशियो। ये क्या है? रिवर्स वोल्टेज रेशियो, ठीक है। तो रिवर्स वोल्टेज रेशियो हमारा कहाँ आ रहा है? B में और D में। तो हमारा A और C तो गलत हो गया। अब इसी तरीके से हम किसको निकालेंगे? उन्होंने C पूछा, C को निकालेंगे। C हमारा यहाँ से निकालो, तो C क्या आ जाएगा? I1 अपॉन V2।
तो ये क्या आएगा, और ये हमारा क्या होता है, एडमिटेंस। ओके, आई अपॉन वी क्या होता है, एडमिटेंस, और वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोलो या इम्पिडेंस बोलो, तो इसका उल्टा आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा एडमिटेंस। तो देखो एडमिटेंस कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इस वजह से सही होगा। बट ये सब करने के लिए यहाँ जरूरी क्या था, यहाँ पे ये इक्वेशन पता होनी चाहिए थी हमारी। ओके, तो ये टू पोर्ट पैरामीटर में ये सारी इक्वेशन याद करनी है हर तरीके के पैरामीटर के लिए। जैसे यहाँ इक्वेशन किसके लिए बनाई गई हैं, तो V1 और I1 के लिए बनाई गई हैं, और बीच में माइनस आता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये फिर बाकी तो पहचान ही लेंगे कि V1 अपॉन V2 क्या है, ये वोल्टेज गेन या फिर वोल्टेज रेशियो का उल्टा है, तो ये रिवर्स वोल्टेज रेशियो हो गया। उसके बाद 51 पे आते हैं, अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एक कॉइल है उसका रेजिस्टेंस ये 10 ओम है, एंड इंडक्टेंस है 1 ओम, इस स्विच्ड ऑन टू अ डायरेक्ट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट का वोल्टेज है। द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट की वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो चीज़ समझने वाली है कि स्टेडी स्टेट की अगर उसने वैल्यू पूछी है तो वहाँ पे हमारा इंडक्टर का कोई मतलब नहीं होगा, और दूसरी चीज़ क्योंकि उसने डीसी वोल्टेज की बात करी है, डायरेक्ट वोल्टेज, तो यहाँ पे इस वजह से भी इंडक्टर की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे हम करंट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 100/10 मतलब 10 एम्पियर, तो डायरेक्ट हम करंट को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, a coil has R इक्वल टू 10 ओम और L इक्वल टू 15 हेनरी। तो R और L की वैल्यू दी है हमारे, द वोल्टेज एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट इज 10 एम्पियर, तो वोल्टेज पूछा जब हमारी करंट क्या होगी, 10 एम्पियर होगी, एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब कह रहा है कि हमारी करंट 10 एम्पियर है और हर सेकेंड के संग वो 5 बढ़ रही है, तो 15 पहुंची, फिर 20 पहुंच जाएगी, फिर 25 पहुंच जाएगी, इतने एम्पियर हमारी करंट बढ़ती चली जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज निकालना है कि वोल्टेज क्या होगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं, आर और एल हमारा सर्किट है, इसमें हमें ये निकालना है। अब इसकी वजह से इंडक्टर की वजह से हमारा क्या है, करंट बढ़ रही है, ठीक है। तो V इज 10 इंटू आई टी, इसमें KVL लगा देंगे, तो इसमें मान लो IT करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये प्योर AC का क्वेश्चन है। तो हमारा 10 इंटू आई टी प्लस 15 इंटू DI/dt, ठीक है। ये कब की बात कर रहे हैं, DI/dt जब हम इंडक्टर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो DIT/dt हमें लगाना है। अब DIT/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो हमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया है, उसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, मतलब ये IT मतलब एट t इक्वल टू 0, या फिर कोई भी एक इंस्टेंट जो हमने माना है उस इंस्टेंट पे करंट 10 उन्होंने दी है गिवन, बट वो 5 के रेट से बढ़ रही है, तो 15 इंटू 5, तो सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा 175। मतलब कुल मिला के क्या था कि जो 10 एम्पेयर था, इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, जो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 100, ये हो गया 75, यहीं पे आंसर आ गया हमारा 175 वोल्ट। तो देख के भी सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद 53 में क्या कह रहा है, कंसिडर फॉलोइंग RC सर्किट, एक RC सर्किट हमने उठाया है। ओके, अब इस RC सर्किट में वो कह रहा था कैपेसिटर हैज एन इनिशियल चार्ज Q0, कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज Q0 है, सच दैट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट। तो ये जो करंट हो रही है, ठीक है, जैसे स्विच क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी IT, तो जैसी फ्लो होगी तो ये इसको अपोज करेगा, इस पर कुछ चार्ज पहले से ही है। द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट IT विल बी, सर्किट करंट या सर्किट मतलब करंट जो है IT, इसका रिस्पॉन्स हमसे पूछा कि IT क्या होगी, वो हमें बताना है। ओके, इनिशियल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर हम निकाल सकते हैं, तो हमारा Q इक्वल टू CV फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ओके, अब Q इक्वल टू CV अगर याद है तो हमें Q गिवन है, C गिवन है, तो वोल्टेज ऑन चार्ज, इनिशियल वोल्टेज को V0 से डिनोट कर दो, या फिर इन्होंने सीधे V ही लिखा है, तो वो आपका Q0/C के इक्वल हो गया। तो ये इनिशियल वोल्टेज हो गया, जिसको इन्होंने एक वोल्टेज सोर्स की तरह भी दिखाया है, जैसे स्विच क्लोज होगा पर इस पर पहले से वोल्टेज है, और ये करंट हमारा I0+, मतलब स्विच क्लोज होते ही इतनी करंट फ्लो करेगी, तो इनिशियल करंट I एट t इक्वल टू 0+। तो इस पर जब हम KVL लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E, देखो ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, और रेजिस्टेंस का केवल अकेला एक ही है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो दिस माइनस दिस अपॉन R, तो E माइनस Q/C अपॉन R, ये हमारी करंट हुई I इक्वल टू 0+ पे। अगर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर मतलब स्टेडी स्टेट पे बात करेंगे तो कैपेसिटर हमारा एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। अब ये कैसे, ये हमारा जब ट्रांजिएंट पढ़ते हैं तो कौन कब एज अ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वहाँ से ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद ये ओपन सर्किट के बिहेव करेगा, तो फॉर DC सप्लाई के लिए ये जो इन्फिनिटी पे अगर करंट निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो
अब हमें जो फॉर्मूला लगाना है, बेसिक फार्मूला जो हमारा होता है, ये क्या हो गया, ये हमारा स्टेडी स्टेट हो गया प्लस, और ये हमारा 0 प्लस पे माइनस आई स्टेडी स्टेट और इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, ये क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है अपना, इसको लगाना है। अब इसमें क्या हुआ कि ये तो हो गया 0, ठीक है, यहाँ ये हो गया 0, तो बचा क्या, आई 0 प्लस और इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या है, हमारा टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, आर इंटू सी, केवल आर इंटू सी के इक्वल होगा टाइम कांस्टेंट, उसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ई बाई आर माइनस क्यू नॉट बाई आर सी, ओके, ये सी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ई रेज टू माइनस टी और बाई आर सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब इसमें देखेंगे हम, ये हमें दिखेगा, तो ये यहाँ से इसको हम और सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, ई माइनस क्यू नॉट बाई सी अपॉन आर और इंटू फिर ये मल्टीप्लाई बाहर, तो ये हम जो KVL लगाएंगे उसी की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। तो बीच में प्लस आएगा नहीं और केवल ये होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ ट्रांजिएंट का, ये प्योर ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये अगर नहीं आती इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो मैं अभी हटा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन बहुत ज़रूरी है आनी। उसके बाद बात करते हैं 54 की, यहाँ भी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सर्किट को, स्विच को चेंज कर रहे हैं उसकी पोजीशन को। तो पहले स्विच जुड़ा हुआ था, तो फिर ये हमारा कुछ हद तक इस पर चार्ज हुआ है, ओके। जब ये कुछ हद तक चार्ज हुआ, उसके बाद क्या होगा, इन द फॉलोइंग सर्किट स्विच के इज थ्रोन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी एट टी इक्वल टू 0, द सर्किट हैविंग प्रीवियसली, ठीक है, ये पहले ही स्टेडी स्टेट रीच कर चुका है, ये बात है। द करंट आई टी आफ्टर स्विचिंग विल बी, करंट आई टी आफ्टर स्विचिंग क्या होगी वो हमें बताना है, ओके। तो ये इन्होंने सर्किट तो इन्होंने दिया, जब इसको इससे जोड़ देंगे तो ये हमारा 5 वोल्ट किसी काम का नहीं रहेगा। तो नहीं, थोड़ा सा गलती है, सॉरी। ये उन्होंने कहा है कि ए पोजीशन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, उल्टा हो रहा है, मतलब ये जो स्विच है ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये हाँ सही है, ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है, इसका कोई काम नहीं बचेगा। अच्छा, क्योंकि जब स्विच क्लोज था तो ये हमारा इंडक्टर पूरा उतने 5 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि स्टेडी स्टेट, तो ये चार्ज हो जाएगा। और स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। द स्विच वॉज एट पोजिशन ए, द इंडक्टर रीच द स्टेडी स्टेट एंड इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। अब ये इन्होंने क्या कहा है कि एट टी इक्वल टू 0 माइनस, स्विच क्लोज होने के पहले, क्लोज होने के पहले, स्विच क्लोज होने के पहले की बात कर रहा है ये। तो ये हमारा ये था, ठीक है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस था, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये जस्ट शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। इसके तुरंत बाद वो स्टेडी स्टेट रीच करेगा। तो जब ये जस्ट शॉर्ट सर्किट हुआ और अभी हमने स्विच वो नहीं किया, तो यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये 5/5 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है। अब मतलब ये एनालिसिस प्री एनालिसिस है, दिस इज प्री एनालिसिस, इसमें कुछ भी अभी नया नहीं आया, ये प्री एनालिसिस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्विच को मूव करेंगे। द स्विच मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, द करंट थ्रू द इंडक्टर डज नॉट चेंज, इंडक्टर से करंट चेंज नहीं होगी। आफ्टर स्विचिंग जो करंट इज, ठीक है, सर्किट इज सोर्स फ्री, मतलब सर्किट कैसा हो गया, एक रजिस्टर है, एक इधर रजिस्टर है और इधर हमारा ये इंडक्टर है, ओके। और इस ये एज अ करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ना, और ये 1 एम्पेयर के करंट सोर्स की तरह हमारा बिहेव करेगा, क्योंकि ये 1 एम्पेयर इसमें पहले करंट फ्लो हो रही थी, तो ये हो गया। सो द करंट थ्रू द इंडक्टर इज, अभी क्या है, सोर्स फ्री है, तो इस इंडक्टर से करंट जो होगी वो हमारी 0 फ्लो होगी। टाइम कांस्टेंट निकालेंगे इक्वेशन लिखने के लिए। टाइम कांस्टेंट हमारा याद रखना है कि आर सी होता है और हमारा एल बाई आर होता है। जब एल आ जाता है तो आर डिनोमिनेटर में चला जाता है, ओके, एल बाई आर या फिर आर सी, ये हमारा टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर करके 0.2 आया टाइम कांस्टेंट। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और अभी हमने पहले भी देखी थी वही वाली इक्वेशन जो हमने वहाँ देखी थी कि आई टी इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस आई 0 प्लस माइनस आई इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ट्रांजिएंट के अंदर, ये हमें पता ही होना चाहिए, ओके। प्लस माइनस आई इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। अब आई इन्फिनिटी में हमारा जो करंट है वो 0 फ्लो कर रहा है इंडक्टर से, ठीक है, कोई सोर्स नहीं है, उस समय 0 फ्लो कर रहा है। और ये तो जब स्विच को चेंज कर दिया तो इस सर्किट में 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो आई 0 प्लस जो है वो 1 एम्पियर हो गया और आई इन्फिनिटी फिर से 0 हो गया, और ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, टाउ क्या है हमारा 0.2, तो वो ऊपर जाके 5t बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ई रेज टू माइनस
5t, तो क्या बचेगा, केवल e−5t बचेगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या निकालना था, i 0+ निकालना था और i इन्फिनिटी निकालना था, i इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जोड़ जोड़ के फिर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने रखा है, इसको मैं हटा दूँ, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखा है, तो हमारा आंसर e−5t आया। तो यहाँ पे अलग अलग आंसर थे, e−5t, ठीक है, और 3 × 4 × 5 × बाकी सब एक जैसे कि आंसर दिख रहे थे, तो हमारा केवल ये वाला सही होगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई देखो, अगर इसका एनालिसिस आप खुद से करो तो मल्टीप्लाई इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ओके, जो करंट फ्लो करेगी। अब करंट कितनी फ्लो करेगी, अगर आप देखो सही से, जब तक ये स्विच इधर नहीं मुड़ा है तो 5 वोल्ट का सोर्स है और 5 एम्पेयर का हमारा ये है, और ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर करंट कितनी होगी, 1 एम्पेयर। तो ये जो इसका कोफिशिएंट है वो करंट की वैल्यू है और वो हमारी 1 एम्पेयर है, तो फिर इसमें कुछ भी 5 4 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री इन बात कर रहा है वाई पैरामीटर के अंदर, कि वाई पैरामीटर के अंदर हमारा कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी और सिमेट्री क्या होगी, ओके। तो सिमेट्री में तो इक्वल हो जाएगा, सिमेट्री का मतलब है कि y11 = y22, ठीक है। ये कहाँ पे हमारा है, ये हमारा एक तो y11 = y22 यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, बट उसके संग हमें रेसिप्रोसिटी की कंडीशन भी देखनी है। जो y21 जो अपोजिट वाले होते हैं वो y12 के इक्वल है, वो केवल इसमें है, तो इस वजह से बी ऑप्शन सही, क्योंकि ये गलत है, इसमें y21 y22 के इक्वल दिखा रहा है और इसमें भी y21 y22 के इक्वल दिखा रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो ये याद रखेंगे, वाई पैरामीटर के लिए रेसिप्रोसिटी और हमारा किसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टीज, ठीक है, y21 = y12 और y11 = y22। उसके बाद फिर आता है कि इन हाइब्रिड पैरामीटर h11 एंड h21 आर कॉल्ड एज, ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर की बात कर रहा है। अब हाइब्रिड पैरामीटर में हमारा h11 h12 h21 h22, तो वो कह रहा है कि ये और ये इनको क्या कहते हैं हम। तो हाइब्रिड पैरामीटर की हमारी जो एक इक्वेशन है वो हमारी v1 के फॉर्म में होती है और दूसरी i2 के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे मैं बार बार क्या बात कह रहा हूँ, कोई भी पैरामीटर है, z है, y है और ABCD है, ओके, हाइब्रिड है, और जितने भी g पैरामीटर है, जितने भी हमारे हैं, तो सबकी जो इक्वेशन लिखी जाती है, जैसे कि हाइब्रिड की v1 और i2 की इक्वेशन लिखते हैं हम, ठीक है। अब बच क्या गया, उनके फॉर्म में लिखते हैं, बचा क्या हमारा i1 और v2 के फॉर्म में लिख रहे हैं और वही i1 और v2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 4 ही तो चीज़ें होंगी, v1 होगा, v2 होगा, i1 होगा, i2 होगा। इन 4 में से 2 के इक्वल में हम लिखेंगे इक्वेशन और बचे हुए 2 हमारे वो सेम आएंगे, ऊपर में भी आएंगे, जैसे यहाँ i1 v2 कॉमन आ रहा है और फिर से i1 v2 आ रहा है। ये हमें याद होनी चाहिए सबकी जितने पैरामीटर्स हैं, ओके। जब ये याद है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा h11 इधर आ रहा है और दूसरा क्या निकालना था हमें, h21, वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इन इक्वेशन से आप वो कर लो, ठीक है, इक्वेशंस लिख लो। तो यहाँ पे h11 लिखोगे तो v2 को 0 कर दो, यहाँ पे v2 को 0 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, h11 हमारा v1/i1 हो गया, और v/i क्या होता है, इम्पिडेंस, और 1/1 मतलब इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो देखो इनपुट इम्पिडेंस हमारा इसमें और इसमें आ रहा है, तो हमारा बी और डी गलत हो गया। और देख लो, इसको देख लो, यहाँ पे h21 निकालेंगे तो h21 के लिए इसको तो 0 कर दिया, तो क्या हो गया, i2/i1, ये क्या है, गेन और आउटपुट गेन है, ठीक है, या फिर फॉरवर्ड करंट गेन है। तो फॉरवर्ड हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो इस वजह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बोल दिया है। तो इस तरीके से देखो 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे आए, वहाँ पे उसने बाकायदा पूछा है कि इस तरीके के उसको क्या कहते हैं। इसके लिए क्या है, बस यही जो मैंने बताया कि v1 के इक्वल में लिख रहे हैं i2, ये हमें याद होना चाहिए कौन सी इक्वेशन किसके इक्वल में लिख रहे हैं। फिर से क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये देख के क्या समझ में आता है, ये जो इक्वेशन होती है v1 = और i1 = ये ABCD पैरामीटर की इक्वेशन होती हैं, ओके, v2 और i2 के फॉर्म में, और वही मतलब v2 और i2 के फॉर्म में ऊपर नीचे। तो ये इक्वेशन हमारी दी हुई है। अब इन इक्वेशन की मदद से, ठीक है, इनके फॉर्म में दी हुई है, हमें ABCD पैरामीटर यहाँ पे लिखने हैं। तो इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, ये इक्वेशन आप जस्टिफाई कर लो कि ये जो ABCD की इक्वेशन होती है उसी तरीके की है या नहीं है। तो ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा, ये हमारा C होगा, ये हमारा D होगा। तो 6 4 6 -4 7 -2, ठीक है। तो 6 4 और 7 2। अब यहाँ पे देखो माइनस नहीं आ रहा है, क्यों, जब इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर भी देखा था हमने, इक्वेशन लिखते हैं तो ये v1 = कैसे लिखते हैं, हमारा a v2 माइनस, ठीक है, b i2, तो ये माइनस अपने आप होता है,
तो अलग से जो माइनस होगा वो इसमें नहीं आएगा, तो चारों पैरामीटर पॉजिटिव होंगे। तो 6 4 और 7 2 इनकी यूनिट भी होती है, वो उनकी वजह से है कि ये अपोजिट है, मो है, ये ओम है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट की तो दिक्कत है नहीं, उन्होंने उसी हिसाब से दिया है, आपको केवल वैल्यूज़ बतानी थी। तो माइनस नहीं आएगा जब ABCD पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 58। तो यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी इसको हटाते हैं। सप्लाई ऑफ हमारा 250 वोल्ट की सप्लाई है 50 हर्ट्ज, ठीक है, अप्लाइड टू अ सीरीज RC सर्किट। RC सर्किट है सीरीज, द पावर इज एब्जॉर्ब, ठीक है, पावर क्या है कि एब्जॉर्ब हुई है बाई द रजिस्टर 400 वाट एट 160 वोल्ट। तो 160 वोल्ट पे 400 वाट पावर उसने एब्जॉर्ब करी। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C इज ओके। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसके थ्रू वोल्टेज वो बोल रहा है 160 वोल्ट है ये कैपेसिटर के रजिस्टर के थ्रू, और पावर बोल रहा है कि 400 वाट। तो पावर क्या होगा V² अपॉन R। देखो यही चीज़ करी है, यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली 64 ओम आ गई हमारी। अब जब इस पर हमें वोल्टेज पता है, R पता है, तो करंट निकाल लेंगे। करंट क्या हो गया V/R, मतलब 160 अपॉन 64। इसने दे दिया 2.5 एम्पियर करंट हमारी फ्लो हो रही है, ओके 2.5 एम्पियर फ्लो हो रही है। उसके बाद हम Z निकाल लेंगे, Z जो टोटल इम्पिडेंस टोटल, तो Z हमारा V मतलब टोटल वोल्टेज, और करंट तो वही टोटल फ्लो हो रही है, तो 250 अपॉन 2.5 मतलब 100 ओम आ गया, मतलब ये पूरा हमारा 100 ओम आ गया। इसके थ्रू 64 है, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा 6 नहीं 6 नहीं होगा, ओके मतलब Z इम्पिडेंस पूरा हमारा आ गया, इसके ऊपर 64 ओम है, तो हम इसका निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि टोटल इम्पिडेंस हमारा टोटल इम्पिडेंस 100 तो रूट ऑफ फिर R² और फिर हमारा या तो XL माइनस XC करते हैं ना अगर L है तो, वरना फिर सीधे R² प्लस XC², वही चीज़ हमने करी है। तो ये इसका और पावर ज़्यादा हो जाएगी 100 का, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 100 और माइनस हमारा R क्या है 64 का स्क्वायर और इक्वल टू XC²। इस तरीके से तो सॉल्व करके हमारा जो XC आएगा, पहले ये XC आया है, XC क्या आया है हमारा 76.8। अब इसमें हम XC की वैल्यू लगाएंगे इक्वल टू 1/2 पाई FC, ये लगाएंगे। F कहाँ है क्वेश्चन में गिवन है, जो वोल्ट हमें ये गिवन है 250 वोल्ट, इसके संग हमारा ये F भी गिवन है, ठीक है 50 हर्ट्स। तो ये 50 हर्ट्स लगाएंगे तो 1/2 पाई मतलब या बोले तो 1/100 पाई और इंटू हमारा ये C और इस वैल्यू के 76.8 के इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा फाइनल आंसर। तो 41.5 माइक्रो फेरेड हमारा आ गया फाइनल कैपेसिटर की वैल्यू। तो ये ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन नहीं था, जो फॉर्मूले जिसमें लग रहे थे सही फॉर्मूले थे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि अब 50 हर्ट्स, ठीक है 50 हर्ट्स का साइनसॉइडल वोल्टेज, ठीक है 311 साइन ओमेगा टी हमारा वोल्टेज है 50 हर्ट्स का, इज अप्लाइड टू एन RL सीरीज सर्किट। एक RL सीरीज सर्किट में हमने अप्लाई किया है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज 5 ओम एंड द डेट ऑफ इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस की वैल्यू भी दी है और हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी है। द RMS वैल्यू, ठीक है ऑफ द स्टेडी स्टेट करंट एंड द रिलेटिव फेज एंगल आर नियरली। तो एक तो IRMS उसने पूछा है, ठीक है IRMS पूछा है, और क्या पूछा है, ठीक है और रिलेटिव फेज एंगल पूछा है। तो देखो यहाँ से क्या देखना है, ये जो 5 ओम है और ये 0.02 हेनरी है, तो यहाँ से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा, सॉरी ये L ही तो गिवन है, XL निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई FL। देखो यही चीज़ इन्हें यहाँ पे करी है, तो 2 पाई इंटू हमारा 50 और इंटू ये जो है, ठीक है। फिर Z कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ R² प्लस XL²। तो उसी के लिए मैंने XL निकाला। जब XL निकाल लिया और ये निकाल लिया तो फिर हमने यहाँ Z लगाया, और ये I जो निकालने हैं मतलब IRMS निकालेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ तो Z यूज़ कर लो पर यहाँ पे वोल्टेज भी RMS का होना चाहिए। और ये क्या है VM है 311 वोल्ट, और हमारा VM/√2 होता है VRMS, ओके RMS वैल्यू जो आपका पीक वोल्टेज होता है उसको √2 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा। तो VM/√2 हमारा होता है, तो VM/√2 इक्वल VRMS, तो हमारा 311/√2 इन्होंने डायरेक्ट एक बार में सारी वैल्यूज रख दी हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 27.4 एम्पियर आएगा। तो मतलब ये दोनों तो गलत हो गए, हमारे चांसेस किस पे फंसा, हमारा या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब एंगल निकालना है, तो थीटा हमारा क्या होता है, ये भी याद रखने वाली बात है कि माइनस ऑफ tan इनवर्स XL/R। XL हमने इससे निकाला है, इस पूरे उसको हम निकाल लेंगे, जो वैल्यू आई है इसको अलग से सॉल्व करके रखेंगे, और R
तो ये सॉल्व हो गया, एंगल -51.5 आ रहा है। या फिर बात वही हटी कि यहाँ पे आप मतलब क्या है कि सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते एंगल का, आपको साइन बताना है कि साइन कौन सा ठीक है कि नहीं। माइनस है तो ये होगा, और नहीं है तो नीचे वाला होगा। तो ये माइनस हमारा सही साइन है, तो ये ऑप्शन बी इसलिए होगा। तो पहले तो करंट की वैल्यू सॉल्व करके लानी थी और यहाँ पे साइन पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल तो उन्होंने चारों में दे दिया है एक ही जैसा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे सीरीज RLC सर्किट की बात करी है, ओके। द वैल्यूज ऑफ R एंड C हमें गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है कि साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, इज अप्लाइड विद एंड द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस इज 2.5 वोल्ट, और मैक्सिमम वोल्टेज मतलब VM इतना है। तो VRMS की अगर बात करेंगे तो वो इसका 2.5/√2 आ जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ठीक है, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी नियरली, तो ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस 2.5 वोल्ट है मैक्सिमम वोल्टेज, तो सीरीज के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा हमें ये बताना है। सबसे पहले हमें C पता है तो उससे हम XC निकालेंगे, C की मदद से हम XC निकालेंगे, तो 1/2πfc, तो 2πf क्योंकि 50 मेगाहर्ट्ज हमें इसीलिए दिया था 50 मेगाहर्ट्ज, और C तो ये 0.127 ओम आ गया हमारा। अब हम IC निकालेंगे करंट, क्योंकि इसके थ्रू हमें क्या है मतलब C की वैल्यू भी पता है, मतलब इसके थ्रू XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमें पता है, और क्या पता है वोल्टेज पता है 2.5 वोल्ट, तो इससे 2.5/0.127 19.6 एम्पेयर करंट आ गई। अब यही 19.6 एम्पेयर करंट जो है वो पूरे उसमें फ्लो करेगी, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो करती है। तो इसी उससे हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो I × R मतलब 19.63 × 10, ओके 10 ओम दिया है, तो 196.3 वोल्ट आ गया, तो 196.3 वोल्ट आ गया। अब क्योंकि ये AC की बात हो रही है तो यहाँ पे जो V निकालेंगे टोटल वो कैसे निकालेंगे, √VR² और प्लस VC², मतलब ये VR² इसका स्क्वायर जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों का स्क्वायर उनको प्लस करके फिर रूट लेके, तो ये हमारा कुछ लगभग, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू 2.5 थी, 196 के करीब ही करीब आएगा, है ना। तो इससे हम डायरेक्ट ऑप्शन में सॉल्व कर सकते हैं देख के कि 196.3 वाला ही हमारा सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, ठीक है। पीक टू पीक रिपल वोल्टेज पूछ रहा है कि क्या होगा, मतलब VR पूछ रहा है, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज, 680 माइक्रोफेरेड का रिजर्वियर कैपेसिटर दिया है हमारा, एंड एवरेज, ठीक है। ये क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर, विद कैपेसिटर फिल्टर वाला हमारा ये फिल्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें कैपेसिटर की वैल्यू दी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, एंड एवरेज आउटपुट ऑफ 28 वोल्ट एंड 200 ओम लोड, ठीक है, लोड दिया है, ये ऐसे हो गया ये, और RL की वैल्यू दी है। तो इसका फॉर्मूला हमें, और ये हमें VDC दी, एवरेज आउटपुट मतलब DC आउटपुट, ठीक है। एवरेज और DC एक ही बात होती है, तो VDC इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि VR = VDC/FRL × C, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो ये फार्मूला लगेगा हमारा। तो यहाँ पे हमने ये VDC लगाया 28, ये F लगाया 60 हर्ट्ज है, ठीक है। RL लगाया 200, C लगाया, ये आंसर आ जाएगा 3.4 वोल्ट। तो ठीक है, मतलब साफ साफ दिख रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, बट क्योंकि सिलेबस बहुत वाइस्ट है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो VR का फॉर्मूला, ठीक है, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज VDC/F × R × C, RC नीचे होगा और FB नीचे होगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका जो कुछ बात होती थी जो 2πRC होता था, है ना, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी, तो ये लगभग यहाँ से आप ये हटा दो, इसकी जगह केवल F लिख दो, और 2πFRC करके, हाँ F भी होता था। इसके कंपैरिजन में मतलब कर सकते हैं कि यहाँ पे F नीचे आएगा और R और C भी नीचे आएगा, ऊपर VDC होगा और VR हम निकालेंगे इस तरीके से। उसके बाद आता है कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट, तो बात किसकी कर रहा है, फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट की। तो कंपोनेंट हमें बताने हैं, तो ये हमारा जो है एक फुल वेव वोल्टेज डबलर सर्किट उन्होंने बना के दिखाया है। इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, इसमें 2 तो हमारे डायोड लगेंगे, ओके, और 2 ही हमारे कैपेसिटर लगेंगे, क्योंकि वो फुल वेव की बात कर रहा है, तो ये हमें याद रखना है, 2 डायोड और 2 कैपेसिटर। उसके बाद पावर गेन पूछ रहा है, एन एम्पलीफायर हैज अ सिग्नल इनपुट वोल्टेज ऑफ VI, इनपुट वोल्टेज दिया है VI 0.25 वोल्ट, ओके, और ड्रॉज 1 मिली एम्पेयर की करंट सोर्स से लेता है ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसने 1 मिली एम्पेयर की करंट सोर्स से ले ली।
इफ द एम्पलीफायर डिलीवर्स 8 वोल्ट टू द लोड, एक लोड लगा हुआ है, लोड ऑफ 10 मिली एम्पेयर, तो 8 वोल्ट डिलीवर करता है और इनपुट से 0.25 वोल्ट लेता है। 1 मिली एम्पेयर ये ड्रॉ करता है और ये डिलीवर करता है 10 मिली एम्पेयर, 10 गुना डिलीवर करता है ना। तो अब हमें पावर गेन निकालना है। तो पावर गेन तो देखो काफ़ी इजी है। पावर गेन या किसी भी चीज़ का गेन है कि आउटपुट की वैल्यू इनपुट की वैल्यू। पावर क्या होता है नॉर्मली हमारा V इंटू आई, मतलब ये V आउटपुट आई आउटपुट, V इनपुट आई इनपुट। तो ये हमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लगानी है। ओके, तो ये जो VI है और ये क्या है V आउट है, ये I इन है और ये I आउट है। ये चारों वैल्यू तो हमें दी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8 इंटू ये हमारा 10 मिली एम्पेयर और 0.25 इंटू 1 मिली एम्पेयर, तो ये वैल्यूज लगा के तो 320 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर है 320। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑसिलेटर की बात करी है तो इतने पढ़ते हैं, लेकिन मतलब ऑसिलेटर में जो बार्कहॉजन क्राइटेरिया होता है हमारा, बार्कहॉजन क्राइटेरिया, तो वो फुलफिल होना चाहिए। तो बार्कहॉजन क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपका जो गेन इंटू बीटा ये ए इंटू बीटा है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए हमेशा। ओके, या 1 इक्वल तो होना ही होना चाहिए। तो 3 एम्पलीफायर्स ऑफ गेन, उनका गेन ये दे दिया है हमें। ठीक है, और हमेशा क्या है कि ये जो इनका सम है, क्योंकि 3 एम्पलीफायर है तो 60 60 और 60, ये मतलब 180 डिग्री हमारा बन ही रहा है, तो ये बनना चाहिए। तो चलो इसको तो छोड़ देते हैं। आर कनेक्टेड इन टैंडम, कुछ कल हमारा कनेक्शन है टैंडम कनेक्शन में, इनको हमने जोड़ दिया है। द फीडबैक लूप इज क्लोज थ्रू अ पॉजिटिव गेन ऑफ, ठीक है, अब ये गेन दिया है हमें, पॉजिटिव गेन दिया है 0.008। द मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, बीटा इसको बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट फॉर द सिस्टम टू बी ऑसिलेटरी। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑसिलेटरी। वो कह रहा है कि ऑसिलेटरी होने के लिए जब ऐसा है तो फिर उसको बार्कहॉजन क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो जब ये करेंगे तो फॉर एन ऑसिलेटर, ठीक है, मॉड ऑफ ए इंटू बीटा इजकल टू 1, या फिर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बीटा इजकल टू 1। और ए यहाँ पे जो गेन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल ए की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, क्योंकि 3 हमने लगाए हैं, तो ए नॉट अपॉन 2 का क्यूब करना है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ये जो ए है ये ए ही इसके इक्वल है, मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए नॉट बाई 2 इंटू ए नॉट बाई 2 इंटू ए नॉट बाई 2। तो ये हमें लिखना है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद इंटू मल्टीप्लाई करेंगे बीटा मतलब 0.008, तो इससे हम निकालेंगे। तो ये पूरा सॉल्व कर करा के ए नॉट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू 10 आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि ये जो ए लिखा है, ए नॉट लिखा है, ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जो इस फॉर्मूले में ए है वो ए नॉट बाई 2 और फिर उसका 3 मतलब टाइम मल्टीप्लाई, तो ये 2 से डिवाइड करना ज़रूरी है। बाकी तो इसमें क्या है, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप तो केवल ये बार्कहॉजन क्राइटेरिया की ये लगा रहे हो कंडीशन की ए इंटू बीटा इजकल टू 1, है ना, बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो ये याद रखेंगे ए नॉट बाई ये 2 आपको करना रहेगा और 3 बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 5 बिट लैडर टाइप डैक, ठीक है, एक डैक की बात कर रहा है, ठीक है, डैक की बात कर रहा है, लैडर टाइप डैक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है पूछ रहा है, ठीक है, इज नियरली वो पूछ रहा है फॉर अ डैक दैट इज डिजिटल इनपुट 11010 उसका इनपुट है, और उन्होंने कहा है कि भाई इसको 0 मान लो, 0 को, और 1 को 10 वोल्ट मान लो। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक को। ओके, तो ये सब में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये इसमें, तो 2 की पावर 4 16, 8, ये 2, तो ये क्या हो गया हमारा 26। तो 26 बेस 10 डेसिमल। तो ये देखो सबसे पहले तो यही करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है जहाँ जहाँ 1 है उनके लिए। तो 26 बेस 10 आ गया। अब हमें वोल्टेज आउटपुट निकालना है वी डैक का, उसको कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। हमारा जो वोल्टेज ये है रेफरेंस वोल्टेज, इसको रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, या इनपुट वोल्टेज मान लो या रेफरेंस। और अपॉन रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जितने बिट हम यूज़ कर रहे हैं जैसे 5 बिट, तो रेजोल्यूशन अपॉन 1/2 की पावर वो 5, तो ये रेजोल्यूशन हो गया हमारा। और इसमें एक चीज़ और आएगी, इसमें हम डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब इसमें 10 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये VR10 है, ठीक है। और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये जो V रेफरेंस है, ठीक है, वो 10 है, मैंने गलत बोला, ये हमारा 10 वोल्ट है ये जो दिया है। और ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट है ये हम सॉल्व करके लाए, ये V इन अलग है और इसको V इन बोल सकते हैं, और ये VR अलग है हमारा रेफरेंस वोल्टेज। तो 10/32 × 26, तो इस तरीके से हमारा 8.1 वोल्ट आ गया।
ठीक है, क्वेश्चन ही रिपीट होकर आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। उसके बाद आता है कि 8 बिट, ये भी डैक है हमारा, D2A कन्वर्टर हैज़ अ स्टेप साइज ऑफ 20 मिली वोल्ट, द फुल स्केल आउटपुट एंड द रेजोल्यूशन विल बी नियरली। तो रेजोल्यूशन हमारा क्या होगा, रेजोल्यूशन स्टेप साइज ही होगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि रेजोल्यूशन हमारा स्टेप साइज के इक्वल ही होता है। तो रेजोल्यूशन तो तुरंत हमें पता चल गया कि इसके इक्वल है। तो रेजोल्यूशन हमारा कहाँ गया, 20 मिली वोल्ट है। बट ये केवल रेजोल्यूशन अभी लिखा है हमें परसेंटेज रेजोल्यूशन यहाँ पे बताना है, क्योंकि इस तरीके का आंसर यहाँ तो है नहीं। तो पहले फुल स्केल निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगा, 2 की पावर 8 - 1 और ये रेजोल्यूशन, मतलब 2 की पावर जितने भी बिट का हमारा मैक्सिमम है डैक, तो 2 की पावर 8 उसमें से 1 माइनस करके और इसमें से ये जो स्टेप साइज है ये मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे ये सॉल्व हो के आ गया 5.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा VFS फुल स्केल रेंज आ गई। ठीक है, फुल स्केल आउटपुट हमारा आ गया इतना। ठीक है, 5.1 वोल्ट, तो फुल स्केल आउटपुट आ गया। तो ये दोनों गलत हो गए, तो 5.1 होगा। या अब हमें रेजोल्यूशन निकालना है, तो परसेंटेज रेजोल्यूशन निकालने का तरीका सीधा सा कि 1/2 हमारा वही जो हमने यहाँ किया है वही हम यहाँ करेंगे कि 1/2 की पावर 8 - 1 और इंटू परसेंटेज के लिए 100। पर यहाँ पे वोल्टेज निकालना था, इसलिए ये इससे स्टेप साइज से मल्टीप्लाई किया था 20 मिली वोल्ट से। यहाँ पे ये हमारा 1 है और 100 से मल्टीप्लाई उसको करने के लिए, तो 0.4 वोल्ट आ गया। 100/255 0.4 वोल्ट, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखेंगे यहाँ पे जो जो अलग अलग चीज़ें हमें चाहिए। वी फुल स्केल के लिए हमने रेजोल्यूशन को देखो 2 की पावर n - 1, इसको याद रखो बहुत अच्छे से। ये किसके अंदर है, डैक की अगर बात हो रही है तो डैक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर आपको कहीं भी 555 लिखा हुआ दिख जाए क्वेश्चन में, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन है फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आपको कहीं भी अगर क्या है 555 लिखा हुआ दिख जाए, ये 555 IC से 555 टाइमर जो होता है उससे हमने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग एक C हो गया, 2 रेजिस्टेंस हो गए और फ्रिक्वेंसी पूछा है और ड्यूटी साइकिल पूछा है। तो फ्रिक्वेंसी पूछा है और ड्यूटी साइकिल पूछा है, हमसे 2 चीज़ पूछा है। तो 555 टाइमर को हमने अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया, कुछ उसमें चेंजेस करके रेजिस्टेंसेस लगा के। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला देखना है कि हमारा फ्रिक्वेंसी का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हो गया हमारा स्टैंडर्ड, नीचे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाता है 0.69 और हमारा RA और उसके संग हमारा RB और मल्टीप्लाई में C। पर यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे RB के संग 2 मल्टीप्लाई होता है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे फ्रिक्वेंसी का, 1/0.69 RA + 2RB × C। ये हमने RA लगाया, ये 2 × RB लगाया, ये C लगाया, ये सॉल्व करके 1.3 किलोहर्ट्ज़ हमारी आ गई फ्रिक्वेंसी। देखो आंसर चेक करेंगे तो 1.3, अब ये दोनों तो गलत हो गए 1.6, तो ये सही है, ये सही है। अब हमें ड्यूटी साइकिल निकालनी है। ड्यूटी साइकिल मतलब कितनी देर के लिए वो ऑन है। ओके, ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला अभी पहले से नहीं पता होगा तो वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का सम, नीचे वही जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था RA + 2RB। ओके, और इंटू 100 तो परसेंटेज के लिए हर चीज़ में लगाते ही हैं। तो ये सम क्या दे रहा है 60K और ये दे रहा है 100K। तो 60 के ऊपर 100K, तो K से K गया, तो ये हमारा क्या बच गया 60%। ठीक है, ये 100 से 100 गया तो 60% के करीब करीब बच गया। अब उसके ज़्यादा करीब वैल्यू हमारी कौन सी है 54.5, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इनकी वैल्यू क्या दी है 10 और 50। अच्छा, तो ये 60 और ये हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दी लिखने में, ये आपका 110 आ जाएगा, है ना। ये 50 + 10 है, तो ये 10 + 50 है, तो ये हमारा 100 प्लस ये 10 + 100 हो गया नीचे, तो 110 आ गया। इसकी वजह से ये आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 60 नहीं आ रहा आंसर, है ना, 54.5 आ रहा है। तो ये जो फार्मूलेज हैं इनको पॉज करके लिख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फार्मूले हैं। ये किसकी बात है, जब 555 टाइमर को या फिर केवल 555 टाइमर भी क्वेश्चन में आ रहा है तो भी, और अगर उसमें उससे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया है तो भी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, इसमें RA + 2RB करते हैं और ड्यूटी साइकिल में नीचे डिनोमिनेटर में RA + 2RB करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ यूज, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स को यूज़ करके इसका सिंप्लीफाई करना है। तो ABCD, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा
इसमें ए बी सी बार डी बार है, फिर ए बी सी डी बार है, फिर ए बी सी बार डी है, फिर ए बी सी डी और ई है, फिर ए बी सी बार डी बार ई बार है, ए बी सी बार डी ई है। तो देखो ए बी तो सब में ही कॉमन है ना, ए बी तो सब में ही कॉमन है, ये बढ़िया चीज़ यहाँ दिख रही है। तो जब ए बी आपका ये ए बी देखो यहाँ मैंने इसको येलो से नहीं किया, ए बी सब में कॉमन है, आप ए बी को बाहर लोगे और अंदर क्या बच जाएगा, ये पूरा सब कुछ बच जाएगा। जैसे आपने यहाँ ए बी को कॉमन लिया, ये बच गया, यहाँ पे भी आप ए बी को कॉमन ले लोगे तो ये अंदर ये बच जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर में आपका ए बी ही आएगा, ओके, और कोई नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 69 की। एन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन सप्लाइज इज पावर टू 3 लोड्स, 3 लोड पे पावर सप्लाई करी जाती है, ओके। फिर है ओनली अ सिंगल जनरेटर इज रिक्वायर्ड व्हेन एनी वन लोड इज स्विच्ड ऑन, अगर कोई भी एक लोड स्विच ऑन किया जाता है तो केवल सिंगल जनरेटर चाहिए। व्हेन मोर देन वन लोड इज ऑन एन ऑक्सिलरी जनरेटर मस्ट बी स्टार्टेड, और एक से ज़्यादा अगर हमारे लोड ऑन कराने हैं तो हमें ऑक्सिलरी जनरेटर को फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। द बूलियन इक्वेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ स्विचिंग द ऑक्सिलरी जनरेटर विल बी, तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसमें मतलब जनरेटर का टर्म जोड़ दिया है और हमारा है तो डिजिटल का क्वेश्चन। तो 3 हमारे लोड है ए बी सी, ओके, और एक सिंगल जनरेटर हमें चाहिए रहता है जब केवल एक लोड को स्विच ऑन करना होता है, पर अगर एक से ज़्यादा करने हैं तो ऑक्सिलरी जनरेटर भी चाहिए। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ऐसे तो हिंट नहीं आएगा दिमाग में कैसे करें। 3 लोड हैं तो हम ए बी सी की ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और इससे क्या पता चला कि हमारा ऐसे कौन कौन से केस आएगा जब एक से ज़्यादा हमारे लोड चालू होंगे। देखो ऐसा केवल एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और यहाँ तो हो ही रहा है। तो ये हमारा जहाँ जहाँ 1 आया मतलब वहाँ वहाँ हमें ऑक्सिलरी जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा भी मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे यहाँ केवल एक है, यहाँ केवल एक है, यहाँ केवल एक है, तो इन 3 केस में, ठीक है, यहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फर्स्ट वाले में। इन 3 केस में हमें केवल जो सिंगल जनरेटर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर वो पूछ नहीं रहा, वो स्विचिंग ऑफ ऑक्सिलरी जनरेटर की इक्वेशन पूछ रहा है। तो इसको हमें के मैप सॉल्व करना है। फिर क्या बचा, ये 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे, ओके, 0 1 2 3 और 4 5 6 7, और इसमें देख लेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये हमारा 0 1 2 3 पे आ रहा है, 4 और 5 6 7 पे आ रहा है, तो ये और 3। तो इसमें आपका एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ओके। तो 3 आपके ये बन गए, तो इससे 3 टर्म आ गए, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। उसके बाद बात आती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी यूज टू कॉपी फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी यूज़ करी जाती है कि जब सोर्स से डेस्टिनेशन पे हमें कॉपी करना है डेटा को, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे उसके नाम से पता चल रहा है कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हम यूज़ करते हैं, उसके नाम से पता चल रहा है। उसके बाद अ कैस्केडेड अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वेयर द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स द क्लॉक ऑफ द अदर, एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक को चलाएगा, ओके। तो ये कौन से हमारे हो गए, तो ये हमारे रिपल काउंटर हो गए, ओके। ये सिंक्रोनस काउंटर तो होंगे नहीं। सिंक्रोनस का क्या मतलब हो जाता है कि अगर आप जब में सब में क्लॉक आप सॉरी ये जो क्लॉक दी है सब में एक ही क्लॉक दो एट अ सेम टाइम, अगर क्लॉक दो तो ये कुल मिला के असिंक्रोनस काउंटर है। अच्छा, ये अप और डाउन यहाँ से क्लियर हो नहीं रहे, अप और डाउन पे हम जाएंगे नहीं फिलहाल, तो ये सिंक्रोनस तो है नहीं। और ये रिंग वाले काउंटर भी बनते हुए नहीं दिख रहे क्योंकि कुछ भी फीडबैक बैक नहीं आ रहा, तो ये रिपल काउंटर हो गए हमारे, ओके। दिस इज रिपल काउंटर। तो डायरेक्ट रिपल काउंटर पूछा है। फिर पूछा है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने लगेंगे, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू कंस्ट्रक्ट 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर, 8 बिट का अगर शिफ्ट रजिस्टर बनाना है मुझे तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। तो जितने बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना है उतने ही हमारे यार, ओके, 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना है तो उतने ही हमारे फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो ये इक्वल होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है, नंबर इक्वल होता है हमारा, ये याद रखेंगे। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर विल बी 8। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डज नॉट फिट फॉर अ सिंगल मोड फाइबर। तो ये किस टर्म की बात हो रही है, सिंगल मोड फाइबर की बात हो रही है कि सिंगल मोड फाइबर के लिए कौन सा हमारा फिट नहीं बैठेगा टर्म, ठीक है, स्पेसिफिकेशन। तो हमारा बी पहले देख लेते हैं। द डिजिटल कम्युनिकेशन रेट इज एक्सेस ऑफ 2000 MB। तो सिंगल मोड फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में तो वैसे भी रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो सिंगल मोड फाइबर में हमारा कम्युनिकेशन रेट 2000 MB, मतलब वही MBPS बोलेंगे पर सेकेंड, हाँ,
तो 2000 Mbps से ज़्यादा होना चाहिए मोर देन इतने हमारे वॉइस चैनल होने चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द मोड फील्ड डायमीटर MFD, एक टर्म निकल के आया नया MFD, और स्पॉट साइज इज लार्जर देन द कोर डायमीटर, तो ये डायमीटर कोर की डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, तो बैंडविड्थ ऑफ 1 GHz पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पे 1 GHz ये नहीं होना चाहिए, तो डज नॉट फिट वो पूछ रहा था, तो हमारा यही हो गया, ठीक है, ए, कि फॉर अ सिंगल मोड फाइबर द बैंडविड्थ रेंजेस फ्रॉम 50 से 100 GHz, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, हम तो बहुत कम बोल रहे हैं, ये 50 से 100 बोल रहे हैं, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 1, तो 1 तो बहुत छोटा है इसके सामने। नेक्स्ट देखते हैं 74, तो यहाँ पे बात कर रहा है बाइनरी एफएस के सिग्नल की। ओके, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, अरे यार सॉरी, बाइनरी एफएस के सिग्नल की बात कर रहा है विद अ मार्क फ्रीक्वेंसी ऑफ 49 kHz, ओके, a space frequency of 51 kHz and an input bit rate of 2 kbps, तो पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मार्क फ्रीक्वेंसी बोली है और उसके संग में स्पेस फ्रीक्वेंसी बोली है, एफ स्पेस एफ मार्क, और पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमसे पूछा है, और बिट रेट भी दिया 2 kbps। तो देखो इसको हमने बोला है FL, किसको, हमारा जो मार्क फ्रीक्वेंसी थी उसको FL बोला है, ये हमारा स्पेस फ्रीक्वेंसी को FH बोला है, मतलब स्पेस फ्रीक्वेंसी हाई वाली, ये लो वाली मार्क फ्रीक्वेंसी, और RB हमारा बिट रेट। तो 2 हमारा डेल एफ, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे कि 2 डेल एफ जो होता है हमारा पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन, वो किसके इक्वल हो गया, हमारा FH माइनस FL के डिफरेंस के इक्वल। तो डेल एफ जो होगा वो हमारा ये अपॉन 2, तो ये डिफरेंस है 2 और ये भी 2, तो ये हमारा 1 kHz दे देगा। तो पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन सीधे से हमारा 1 kHz आ जाएगा। तो इसको देख के कैसे सॉल्व करेंगे, 51 से 49 को घटाएंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 1 kHz दे देगा ओनली। उसके बाद 75 पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैंडम प्रोसेस XT है यहाँ पे, ओके, इससे उसको दे रहे हैं, इक्वेशन है वेयर y इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ p ऑफ y इक्वल टू, अगर इसमें y में हम 0 करें रखें तो वो 1/2 बना देता है, और π/2 रखें तो भी 1/2 बना देता था। मीन म्यू x1 इज, तो मीन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो इसकी इक्वेशन थी इसको अलग अलग किया है, ठीक है, कॉस ऑफ इसको, ये कॉस a प्लस बी ना, तो 2 cos a, मतलब 2 तो है ही, तो कॉस a माइनस कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी के फॉर्म में बनाया है इसको। मैं इसको थोड़ा सा इसमें ले लेता हूँ, तो ये हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के फॉर्म में बनाया है, ओके। तो ये हमारा 2 cos ए, और फिर ये क्या ले लिया है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ cos y यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे केवल साइन y है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ साइन y लगा दी, तो ये 2 cos 2πt, ये हमारा cos 0 और इंटू 1/2 जो हमारा पी वाई पे 0 वैल्यू है, ऐसी cos π/2, और फिर हमारा जो π/2 पे 0 वैल्यू है, तो मतलब π/2 पे जो वैल्यू है y की, y इक्वल टू π/2 पे जो वैल्यू है 1/2 और y इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू 1/2, तो ये लगाया है, ऐसे ही यहाँ पे लगा दिया है। तो फिर इसको फर्दर सॉल्व किया, तो ये हमारा 2 cos 2πt 1/2 प्लस 0, और यहाँ पे भी 1/2 प्लस 0 इसी तरीके से आया, तो माइनस साइन 2πt, तो ये cos 2πt और साइन 2πt आ गया, ठीक है, क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये xt, रैंडम वेरिएबल xt, तो ये हमारा वैल्यू आ रही है फाइनल सॉल्व ओके। अब हमें यहाँ पे मीन निकालना है म्यू xt, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xt ये है, तो इसमें अगर मीन किस पे निकालना है, 1 पे, ठीक है, यही हमारा म्यू x है, ये हमारा म्यू x ही है, तो 1 पे हमें आंसर निकालना है, तो उसके लिए इसमें 1 रख देंगे t की जगह, तो cos 2π माइनस साइन 2π जो कि वैल्यू दे देगा 1, तो इससे आंसर आ गया 1। तो अब ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन के अंदर रैंडम का भी अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता है तो आंसर आप कर देंगे 1। बाकी अगर तरीका आता है, आपने ये पढ़ रखा है टॉपिक पहले से, तो आप कर लेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। फिर 76 पे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, सोर्स प्रोड्यूसेस 3 सिम्बल्स, 3 सिंबल उसने सोर्स ने प्रोड्यूस किए हैं, ओके, 3 सिंबल प्रोड्यूस किए हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि विद प्रोबेबिलिटीज P ऑफ A हमारा 1/2 है, B हमारा 1/4 है, C 1/4 है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा हूँ है तो है, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है।
तो अगर आपको अलग अलग सिंबल देगा, उनकी प्रोबेबिलिटी देगा, सोर्स एंट्रोपी एक साथ पूछेगा कि टोटल सोर्स एंट्रोपी क्या है, वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला एंट्रोपी का लगेगा पूरा, ठीक है, और वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं दोबारा भी लिखूंगा बड़े करके कि जो फार्मूला एंट्रोपी का टोटल समेशन ऑफ पी आई इंटू लॉग ऑफ 1/pi, ठीक है। तो पी आई जो प्रोबेबिलिटी है उसमें लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी का रेसिप्रोकल और इनका सम, मतलब तीनों जो अलग अलग है वो देखो 1/2 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 2, तो लॉग क्या बन जाएगा, अगर मैं हाईलाइट कर पाऊँ तो ये log 2 बन जाएगा केवल, ये log 4 बन जाएगा, ये log 4 ये भी बन जाएगा, और इनके बाहर 1/2 1/4 1/4 तीनों को ऐड कर दो। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेना है फर्दर, तो ये 1/2 बचेगा केवल, ये 1/4 log 4 ये भी 1/2 बचेगा केवल, और ये 1/4 log 4 ये भी 1/2 बचेगा केवल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3/2 या फिर 1 और 1/2। तो इस तरीके से सॉल्व किया है, तो 1/2 मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आ गया। तो वो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ दी है उसने 1/2 1/4 1/4 वो अलग भी दे सकता है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये जो समेशन करके ये लगाया है, तो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ उसी प्रोबेबिलिटी के रेसिप्रोकल से, और उन तीनों का ये तीनों चारों जितने भी उनको सम कर लेंगे, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। ओके, ये हमारा एंट्रोपी कहलाता है। यहाँ पे आंसर 3/2 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि लॉग ये बेस 2 में हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो अगर लॉग बेस 2 और उसमें 2 ही आ गया तो ये चीज़ तो बन जाएगी 1। अगर यहाँ पे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 बाहर चला जाएगा, इस वजह से ये 1/2 बन गया। तो यहाँ पे लॉग बेस 2 में हम सॉल्व करते हैं, ये हमें याद रखना है। ओके, इसीलिए इसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला, ये आ जाता है, इसमें वैल्यू चेंज होकर आ जाती है और लगता है कि क्या होगा इसमें, बट अगर किसी को ये फॉर्मूला आता है तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। उसके बाद बात हो रही है एएम की, जिसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है 0.8 और साइड बैंड पावर दी है PSB, हमें ये दी है 4.8 किलो, ठीक है 4.85 किलो वॉट। द कैरियर पावर पूछिए और टोटल पावर पूछिए, तो पहले पीसी हमें निकालना आना चाहिए। तो पीएसबी का फॉर्मूला होता है पीसी इंटू μ²/2, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो बाकी फॉर्मूला जो होता है वो तो सभी को याद होता है, ठीक है, क्या होता है PT = PC और 1 + m²/2, ये तो सभी को याद होता है। तो पीएसबी का फॉर्मूला पीसी के टर्म्स में, तो इससे हम पीसी निकाल लेंगे, तो पीसी हमारा 15.15 किलोवाट आ गया। अब पीटी में ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो क्यों नहीं है, और देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो देखो यहीं से निकल के आया। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इस पीटी को करूँ अलग अलग, ठीक है, ये हो जाएगा PC × PC m²/2, तो ये केवल PC ही है, और ये PC × m²/2 ही हमारा P साइड बैंड है, मतलब साइड बैंड मतलब दोनों साइड बैंड। तो ये टोटल पावर यहाँ से निकलती है, ये फॉर्मूला यहाँ से बना है। तो अब हमें PC पता चल गया और PSB हमें खुद ही गिवन था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा P टोटल आ जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर B आ गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखो कम्युनिकेशन का AM का काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक 360 वॉट का कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय 2 ऑडियो वेव्स, ठीक है, अलग अलग हमारा परसेंटेज मॉड्यूलेशन दिया है और कैरियर की पावर दी है, कैरियर पावर मतलब PC दिया है और ये अलग अलग दिया था। इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड टोटल पावर, तो देखो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा निकालने के लिए आपको म्यूटी मतलब म्यू टोटल रूट करना पड़ेगा और इनके इंडिविजुअल को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो 0.55 स्क्वायर प्लस 0.65 स्क्वायर प्लस करके उनका रूट, तो 0.85 देगा। तो 0.85 तो ये हमारा टोटल आया। अब इसी 0.85 में PT, तो PT = PC 1 + m²/2, m बोलो या म्यूटी बोलो यहाँ पे, तो वो लगा देंगे, ठीक है, ये लगा के ये हमारा 490.5 वॉट, तो ऑप्शन हमारा A सही ऑप्शन हो जाएगा। और देखते हैं 79, यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एम्पलीफायर, ठीक है, हैज़ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट ऑफ 50, रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट 50 वॉट है एट 100% मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन कितना हमारा 100% है और रेडियो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट 50 वॉट है। द इंटरनल लॉस इन द मॉड्यूलेटर इज, इंटरनल लॉस हमारा 10 वॉट का है। ओके, तब कैरियर पावर पूछ रहा है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर, मतलब कुल मिला के वो PC पूछना चाह रहा है ना, कैरियर पावर। और ये जो है कि फ्रिक्वेंसी आउटपुट, देखो आउटपुट का एक ही मतलब होता है कि हमारा टोटल, ठीक है, आउटपुट शायद मतलब टोटल। तो पहले तो जो लॉस हो गया उसको घटाएंगे, तो 50 टोटल AM पावर हमारा 50 और जो लॉस हुआ था उसको जोड़ेंगे तब हमें टोटल मिलेगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन में यही थोड़ा सा अलग है
ये 50 वॉट तो आउटपुट पे जा रहा है और ये आउटपुट के पहले छूट जा रहा है हमारा, ये लेस हो गया। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल बनेगा। तो पी टोटल 60 वॉट आ गया और मॉड्यूलेशन हमारा 100% है, मतलब म्यू की वैल्यू 1 है। तो पी टी इजकल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 प्लस 1/2 और ये 60 टोटल हो गया। तो पी सी एम निकल जाएगा 40 वॉट। ओके, तो 40 वॉट आंसर आ गया। तो यहाँ पे पी टी निकालना सीखना था कि 50 वॉट में जब ये जो लॉस हुआ इंटरनल इसको भी जोड़ोगे तब आपका टोटल निकलेगा। तो 60 वॉट निकल जाएगा टोटल पावर। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।